पिछली कक्षा में हम लोगों ने वृत्त के बारे में समझा था कि वृत्त किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग वृत्त से संबंधित पदों को एक बार फिर से अच्छे ढंग से समझेंगे। आइए वृत्त की परिभाषा सबसे पहले स्पष्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। बिल्कुल घबराइए नहीं, हर बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तल। तल क्या होता है? आपका टेबल का जो सतह है वह एक तल है। आपका जो है ब्लैक बोर्ड जो है ना, वो भी एक तल है। अपनी कॉपी को सीधा करके टेबल पर रख दिए तो इसका जो कागज़ है वह एक तल हो गया। अब इस पर क्या करेंगे कि कंपास का लोहा वाला भाग को फिक्स कर देंगे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है बिंदु ए, तो वह एक स्थिर बिंदु हो गया। कंपास को थोड़ा सा फैला देंगे तो स्थिर दूरी हो गया। इसको घुमा देंगे तो विभिन्न बिंदुओं का समूह हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हमें एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। इस आकृति के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि केंद्र कौन है और इस वृत्त की त्रिज्या कौन है? यहाँ पर स्थिर बिंदु ए है। इसी जगह आपने कंपास के नुकीले भाग को फिक्स किया हुआ है, तो इस आकृति के अनुसार वृत्त का केंद्र ए है। अभी हम लोग जिस स्थिर दूरी की चर्चा किए थे उस स्थिर दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस आकृति में वृत्त का केंद्र कौन है तथा इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, इस वृत्त का केंद्र ओ है तथा इस वृत्त की त्रिज्या ओपी है। अभी तक वृत्त, उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं वह तल जिसमें वृत्त स्थित है। वृत्त उस तल को 3 भाग में बांटता है। पहला भाग वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा भाग खुद वृत्त। तीसरा भाग वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि तल में कोई बिंदु है तो वह या तो वृत्त पर होगा, या वृत्त के अंदर होगा, या वृत्त के बाहर होगा। इसे हम एक रूप से और समझ सकते हैं। यदि केंद्र से बिंदु की दूरी त्रिज्या के बराबर है तो वह वृत्त पर होगा। अगर कि यह दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है तो वृत्त के बाहर होगा, और यह दूरी त्रिज्या से कम है तो वह बिंदु वृत्त के अंदर होगा, यानी कि अभ्यंतर में होगा। वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। इसका मतलब यह हो गया, कोई वृत्त है जो कि घेरा है, और घेरे का अंदर का क्षेत्र पूरा को मिला देंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वृत्तीय क्षेत्र। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 5 रुपये का सिक्का वृत्त नहीं है, 5 रुपये के सिक्का का ऊपरी घेरा जो है वह वृत्त है। अगर कि पूरे सतह को ले लेंगे और घेरे को ले लेंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? वृत्तीय क्षेत्र बनाएगा। वृत्त की जीवा क्या होती है? बहुत आसान है। वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लीजिए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए तो प्राप्त रेखाखंड ही वृत्त की जीवा होती है। यहाँ आप देख रहे हैं वृत्त पर 2 बिंदु पी और क्यू, रेखाखंड पी क्यू जीवा है। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसे व्यास कहते हैं। जैसा कि इस आकृति में आप देख रहे हैं कि जीवा ए बी केंद्र ओ से होकर के जाती है, इसलिए ए ओ बी एक जीवा होने के साथ साथ व्यास भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृत्त का व्यास सबसे लंबी जीवा होती है और सभी व्यासों की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है। इसकी लंबाई त्रिज्या की लंबाई की दोगुनी होती है। वृत्त का चाप क्या होता है? चाप वृत्त का एक भाग होता है। 2 बिंदु पी और क्यू, यहाँ से वृत्त को काट दिए तो एक टुकड़ा निकला, छोटा टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे? लघु चाप कहेंगे।
और बड़ा टुकड़ा जिसे दीर्घ चाप कहेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। पूरे वृत्त की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी कि लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई मिलकर बनती है वृत्त की परिधि। जब P और Q व्यास के सिरे हो, यानी कि PQ क्या हो जाए, व्यास हो जाए, तो अब जो है दोनों टुकड़ा बराबर हो जाएगा। कोई लघु चाप नहीं, कोई दीर्घ चाप नहीं, दोनों को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। जीवा तथा संगत चाप मिलकर जिस क्षेत्र को घेरता है उसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पर भी दो प्रकार का वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड यानी छोटा वाला, और दीर्घ वृत्तखंड यानी कि बड़ा वाला वृत्तखंड। त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं? केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं केंद्र O है और चाप के अंतिम बिंदु क्रमशः P और Q हैं, तो इन सब से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होंगे, एक छोटा वाला जिसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और दूसरा बचा हुआ भाग बड़ा वाला जिसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। जैसा कि इस आकृति में आप देख रहे हैं कि कलर किया हुआ भाग लघु त्रिज्यखंड है, जबकि शेष सादा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड है। जब वृत्त को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो दोनों चाप बराबर हो जाएंगे, तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड भी एक समान हो जाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर वृत्त से संबंधित पदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।